हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो जो क्लास 10 साइंस अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत इसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे। मैं इस अध्याय का 2 वीडियो बनाऊंगा। पार्ट 1 वीडियो में आप रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को देखेंगे। दूसरे वीडियो में आप उनके उस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संक्षारण एवं विकृत गंधिता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज वीडियो को मैं शुरू करता हूं। चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इससे आम भाषा में कैसे जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या है। हम लोग डेली लाइफ में रासायनिक अभिक्रिया हमारे डेली लाइफ में हो रही है। जैसे भोजन का पकाना, हमारे शरीर में भोजन का डाइजेस्ट होना, हम जो सांस लेते हैं उसका भी एक एग्जाम्पल है रासायनिक अभिक्रिया का। गर्मियों में दूध जो होता है, दूध को अगर खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उसमें भी आपका रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग जानेंगे कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें नया पदार्थ नए गुण के साथ बनता है। इसमें प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति या तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज देखने मिलते हैं, वो है अभिकारक, दूसरा है उत्पाद। अभिकारक किसे कहेंगे, उत्पाद क्या है, जिसको इंग्लिश में अभिकारक को रिएक्टेंट बोलते हैं, उत्पाद को प्रोडक्ट कहा जाता है। कैसे जानेंगे हम रिएक्टेंट ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। प्रोडक्ट क्या है, रासायनिक अभिक्रिया से जब नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम उत्पाद कहते हैं। जिस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हमारे एनसीईआरटी बुक में भी एक अच्छा उदाहरण से समझाया गया है, जिसमें मैग्नीशियम मैग्नीशियम का रिबन को अगर हम बर्नर में या फिर स्पिट लैंप में जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जो सफेद चूर्ण सा दिखता है, सफेद चूर्ण व्हाइट पाउडर जैसा, हालांकि व्हाइट पाउडर जैसा दिखता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 तत्व हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इसमें सॉलिड, ये ठोस है और ये गैस है। जब दोनों को मिलाते हैं और यही है अभिकारक। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। LH का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बायां हाथ की तरफ जो साइड है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो दायां हाथ राइट हैंड साइड जो सॉलिड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब दोनों मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल से समझेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो यहाँ पर और गैस ऑक्सीजन जो है, दोनों गैस है और दोनों अभिकारक है। जब इसको हम लोग हीट में स्पार्किंग करते हैं, जलाते हैं, स्पार्किंग किया जाता है तो हमें वाटर यानी जल प्राप्त होता है और उसमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो हम यहाँ देख रहे होंगे ये अभिकारक है, H2O2 ये अभिकारक है, और ये H2O मतलब जल जो हमें उत्पाद हो रहा है, यानी उत्पादन हो रहा है, तो ये अभिकारक है, ये और उत्पाद है। इसको रिएक्टेंट बोलते हैं और ये प्रोडक्ट हो गया।
तो रिएक्टेंट फिर से जानेंगे कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। प्रोडक्ट क्या है? रासायनिक अभिक्रिया से जब नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। चलते हैं आगे की ओर। रासायनिक अभिक्रिया के गुण। रासायनिक अभिक्रिया के गुण में हम देखेंगे रंग में परिवर्तन, गैस का निकास, अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। हम लोग ये सब सारी चीज घटनाएं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होती है। रंग में परिवर्तन एक अच्छा एग्जाम्पल है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको KMnO4 है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका रंग जो होता है पर्पल या गुलाबी कलर का होता है, बैंगनी या गुलाबी कलर का होता है। जब हम इसे लेमन जूस में ड्रॉप बाय ड्रॉप, लेमन जूस से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इस पर रिएक्शन कराते हैं तो हमें ये जो पर्पल और गुलाबी कलर जो है वो रंगीन हो जाता है। आते हैं गैस का निकास में। गैस का निकास मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में गैस का निकास होता है। जैसे जिंक और H2SO4, मतलब जिंक जो है और H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को एक साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, एक साथ जब मिलाते हैं तो इसमें हमें हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और जिंक सल्फेट हमें मिलता है। जिंक को जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो हम इस रिएक्शन में, हम इस अभिक्रिया में ये देख रहे हैं कि इसमें हम दो अभिकारक और यह है उत्पाद। तो अभिकारक को मिलने के बाद हमें हाइड्रोजन गैस का प्राप्ति होती है और जिंक सल्फेट भी हमें मिलता है। चलते हैं अवस्था में परिवर्तन। तो मोम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अवस्था मतलब उसके सॉलिड, गैस, लिक्विड पदार्थ के तीन ही अवस्था होते हैं। जिसको मोम को जब हम जलाते हैं तो हमें द्रव के रूप में हमें मिलता है। और जब मोम को जलने के बाद एक गैस के फॉर्म में मिलता है जो CO2। तो हम लोग अब देख रहे हैं कि मोम जो होता है वो आपका सॉलिड होता है। सॉलिड एस से हम कर रहे हैं, सॉलिड मतलब ठोस होता है। इसको जब हम जलाते हैं तो ये द्रव के फॉर्म में आ जाता है। और जब ये मोम जलने के बाद हमें एक गैस का फॉर्मेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए हम देखते हैं अवस्था में परिवर्तन होता है। चलते हैं तापमान में परिवर्तन। जब हम एक बीकर, ये हमारा बीकर है, इस बीकर में हम जब कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, इसको क्विक लाइम भी कहा जाएगा या लाइम भी बोलते हैं, जब हम इसे रखते हैं और वाटर वन ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इस पर गिराते हैं तो हमें स्लैग्ड लाइम, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक चूना हमें मिलता है। और इस बीकर का जो टेम्परेचर है वो हीट हो जाता है, ये ज़्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के गुण। रंग में परिवर्तन, गैस का निकास, अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। आप इस बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मगर मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको लिया है समझाने के लिए। आप NCERT बुक और भी बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने के बाद हमें रासायनिक समीकरण, जिसको बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा ही निरूपित की जाती है। यानी जो हम रासायनिक अभिक्रिया को बताना चाह रहे हैं कि अभिकारक और उत्पाद दोनों बन रहे हैं तो वो कैसे बन रहे होंगे। तो अभिकारक, पहले अभिकारक में दो तत्व आ रहे हैं, यौगिक आ रहे होंगे, तो वो सब चीज़ें हम लोग एक रिएक्शन के थ्रू, एक समीकरण के थ्रू हम लोग इक्वेशन के थ्रू दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल लिया मैंने, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, एरो का एक एरो बनाकर दिखाया गया है। इसमें कॉपर प्लस वाटर। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण में तत्वों की प्रत्येक अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करती है।
हमें यह दिखाती है कि इसमें तत्व का प्रतीक है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन बोलेंगे तो ऑक्सीजन का O2 लेते हैं, नाइट्रोजन बोलेंगे तो N2 लेंगे, तो इसमें भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु, अभिकारक और उत्पाद की संख्या दोनों ओर समान होती है। यह मतलब अभिकारक की तरफ उसकी परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, उत्पाद की तरफ भी समान होनी चाहिए परमाणु संख्या। जितना कार्बन डाइऑक्साइड कॉपर होगा उतना कॉपर इधर भी होना चाहिए, जितना ऑक्सीजन आपका उत्पाद में होगा आपको अभिकारक में होना चाहिए। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जितनी होगी अभिकारक की तरफ उत्पाद की तरफ भी होनी चाहिए, यानी दोनों तरफ आपका बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां या हम लोग आगे पढ़ेंगे, ताप, दाब, उत्प्रेरक, क्योंकि कहीं कहीं अभिक्रिया होने के समय ताप की जरूरत पड़ती है, दाब की जरूरत पड़ती है, उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है, तो इसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित करने का 6 चरण, 6 स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसा है ये? हीट एंड ट्रायल मेथड है। हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब जब हम अभिकारक में या उत्पाद में, अगर हमारा मान लीजिए एग्जांपल लिया मैंने Fe+H2O, Fe3O4+H2, तो यहाँ पर हमारा Fe3 यानी 3 जो हमारा परमाणु संख्या है, इधर भी अभिकारक तरफ की परमाणु संख्या आपका 3 होगा। इधर अगर आपका 2 परमाणु संख्या है तो आपका हाइड्रोजन में भी 2 परमाणु संख्या है। ऑक्सीजन का 4 है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु संख्या है। हमें अभिकारक और उत्पाद को देखकर दोनों तरफ बैलेंस करना चाहिए। तो हम लोग पहला है रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स बना लिया है। दूसरे तरफ समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या को नोट कीजिए, जिसमें आप देख रहे होंगे कि इधर तत्वों में लिख दिया है, इधर अभिकारक की संख्या, परमाणु संख्या, उत्पादों में परमाणु की संख्या। तो यहाँ आप देख रहे होंगे आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें 1, यहाँ 2, यहाँ पर 1, आप यहाँ पर 0, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ 0 है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। यहाँ भी हम एक लिख सकते थे, मगर हम लोग 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। Fe3 यहाँ पर आप यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, इसको हटा के 1 हम लोग लिख लेंगे। उत्पाद में परमाणु की संख्या इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 4 है, आप यहाँ देख रहे होंगे। उसके बाद चरण 3 में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों के अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कर लेते हैं। अगर हम इधर 4 है ऑक्सीजन, इधर 1 है, तो हम लोग इसमें 4 का गुणांक कर देते हैं। आयरन 3 है, तो इधर हम आगे और नेक्स्ट जो चरण आएंगे उसमें मैं दिखाया हूँ। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो अभी हम लोग यहाँ पर 2 ही रहने देंगे, और नेक्स्ट जो चरण होगा तो उसमें हम लोग संतुलित करके दिखाएंगे। देखते हैं चौथा चरण। चौथा चरण आप देख रहे होंगे सभी तत्वों के परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलित कर रहे हैं। इधर हमारा अगर 3 है तो इधर भी आपका आयरन में 3 होगा। इधर अगर हम हाइड्रोजन का 2 है, तो पहले तो 4 हो गया है ऑक्सीजन का, तो 4 दूनी 8। आप यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 8, यहाँ पर भी हमारा 8 हो गया है। तो नहीं, ये हमारा बैलेंस हो चुका है, आप एक बार देख सकते हैं। चरण 5 में क्या करेंगे? अभिकारक उत्पादों की भौतिक अवस्था को लिखा जाता है। जैसे ठोस सॉलिड्स के रूप में बोलते हैं, एस से फॉर्म करते हैं। द्रव लिक्विड बोलते हैं, उसको एल से हम लोग डिनोट करते हैं। गैसीय अवस्था गैस से, जी से। जलीय विलयन, अगर हम जलीय विलयन में घुलनशील है तो उसको AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे Fe क्या यहाँ पर है? ठोस है, सॉलिड से। H2O क्या है? गैस है, यानी H2O को हम लोग भाप के फॉर्म में यहाँ पर ले रहे हैं। और Fe3 जिसको हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड या फेरस फेरिक ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड का ही फॉर्म है Fe3O4, इसको मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। ये हमारा देखा पर हम लोग हाइड्रोजन यहाँ देख रहे हैं गैस है, और Fe3O4 क्या है? यहाँ सॉलिड है।
तो कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्वस सॉल्यूशन और वाटर लिक्विड में है। तो हम लोग यहाँ पर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल उपस्थिति में C6H12O6 ग्लूकोज प्लस O2 मतलब O2 ऑक्सीजन और वाटर, ऑक्सीजन जो है एक्वस फॉर्म में है, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है, ग्लूकोज हमें मिलता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिलाने के बाद हमें सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल के रहने के बाद मतलब ये लीफ में, ये पत्ते में हो रहा है और हमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, जो चूना पत्थर बोल रहे हैं, इसका ये सॉलिड है, उष्मा के प्रेजेंस में मतलब हीट के प्रेजेंस में ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड है, बुझा हुआ चूना मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको देखने को मिलेंगे। ये आपके लिए है, इसे संतुलित करें। आप इसे देख लीजिए एक बार, इसको संतुलित जरूर करें जिस तरह से मैंने हीट एंड ट्रायल मेथड से 6 स्टेप में बताया है, इसको आप एक बार जरूर देख लें। और इस वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य यह है कि आप संतुलित करना सीख जाएंगे। कैसे करना है, हमें अब देखना है कि इधर आपका अभिकारक और इधर उत्पाद है, तो हमें सारे जितने परमाणु संख्या है सब परमाणु संख्या को हमें देखना है। हीट और ट्रायल मेथड से आप बनाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई कि नहीं। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और उसमें संक्षारण और विकृत गंभीरता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।